सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, आज की क्लास हम करने वाले हैं। आज की जो क्लास है वो है आपका हिस्ट्री में चैप्टर 4 है आज आपका, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, यानी वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। चैप्टर का आपका नाम है बच्चों, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चलो भाई, पहला पॉइंट, सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि फॉरेस्ट सोसाइटी किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि फॉरेस्ट सोसाइटी हम कहते किसे हैं, अर्थात वन्य समाज किसे कहते हैं। तो चलो देखेंगे बच्चों, फॉरेस्ट सोसाइटी आर दोज कम्युनिटीज़ यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी यानी वन्य समाज उन समुदायों को कहते हैं हुज लिव्स यानी जिनका जीवन आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, जिनका जीवन पूरे तरीके से फॉरेस्ट यानी जंगलों पर निर्भर है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट सोसाइटी यानी कि वन्य समाज। आगे क्या दिया है, दीज इंक्लूडेड नोमैडिक कम्युनिटीज़, शेफर्ड्स, हंटर्स, ETC, यानी इन्हें जो कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं, इनमें कौन कौन आते हैं बच्चे, नोमैडिक कम्युनिटीज़ यानी इनमें सामुदायिक चरवाहे आते हैं, यानी नोमैडिक कम्युनिटीज़ का मतलब होता है घुमंतु समुदाय, जो घूमते हैं, आज यहाँ हैं अगले महीने कहीं और हैं, इस तरीके से वो घूमते रहते हैं, अलग अलग स्थानों पे वो जाते रहते हैं, एक जगह वो नहीं रहते हैं, ठीक है। इसके बाद शेफर्ड्स एंड हंटर्स यानी कि शिकारी, और ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं जो फॉरेस्ट सोसाइटी होती है, ठीक है बच्चों। चलो, फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में हमने जाना, अब हम जानेंगे अगला हमारा है कॉलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं तो जानेंगे, कॉलोनिज्म मीन्स वन पावरफुल कंट्री एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, यानी एक शक्तिशाली देश दूसरे देश के संसाधनों पर अपना कंट्रोल कर लेता है। क्या कंट्रोल कर लेता है, सच एज टिम्बर, मिनरल्स एंड पीपल ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि भाई वहाँ की लकड़ियों पर, वहाँ के पदार्थों पर, वहाँ के लोगों पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है, तो उसे कहते हैं बच्चों उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं उसे, उपनिवेश। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं, आगे इसी में अभी एक पॉइंट और बचा है, उसे भी देख लेते हैं बच्चों। चलो भाई, तो देखेंगे यूरोपियन पावर्स इस्टेब्लिश्ड कॉलोनियल रूल ओवर इंडिया, यानी कि जो यूरोपियन पावर्स थी, जो यूरोपीय शक्ति थी, भारत पर औपनिवेशिक शासन स्थापित किया था उन्होंने, है ना, यानी अपना शासन स्थापित किया था भारत पर। अलग अलग, कभी डच आए, कभी भारत पे, है ना, अलग अलग कंपनियां आई, है ना, और बाद में भारत को गुलाम ही बना लिया। तो किस किस लिए आगे देखेंगे, ताकि एंड फ्यूल फॉर देयर इंडस्ट्रीज सच एज पेपर, फर्नीचर, रबर, टी, कॉफ़ी, यानी उद्योगों के लिए, उद्योग क्या कहते हैं भाई, कागज़ उद्योग है, पेपर, फर्नीचर, रबड़ उद्योग है, टी यानी चाय उद्योग है, कॉफ़ी उद्योग है, ये उद्योग पर उन्होंने क्या किया, ताकि उनके देश में अच्छा व्यापार चल सके। यहाँ से कच्चा माल लिया और अपने वहाँ पे भेजने लगे कच्चा माल लेकर के, है ना, और ताकि उनका अच्छे से बिजनेस चल सके। तो चलिए, उपनिवेश आप समझ गए होंगे। चलो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा कि वाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों का विनाश क्यों, तो हम जानेंगे द मीनिंग ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि वनों के विकास का वन विनाश का अर्थ, ठीक है। वन विनाश की बात चल रही है तो जानेंगे वन विनाश का अर्थ क्या होता है, वन विनाश का अर्थ होता क्या है, किसे हम कहते हैं कि वन विनाश, ठीक है। तो जानेंगे, डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग और बर्निंग ट्रीज इन लार्ज नंबर, यानी कि बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटना और जलाना, क्या कहते हैं उसको, डिफोरेस्टेशन, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, वन विनाश कहते हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं, विच परमानेंटली destroys the forest area and the land is used for some other purpose, यानी कि किसी एरिया में से पूरे पेड़ काट लिए जाएं, ठीक है, पूरा पेड़ खत्म हो जाए और भूमि का उपयोग किसी अन्य काम के लिए कर लिया जाए, ठीक है, यूज फॉर सम अदर पर्पज, अन्य काम के लिए किया जाए, लाइक जैसे कि फार्मिंग एंड हाउसिंग, यानी कि किसानी करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए, और वहाँ घर बना दिए जाएं,
ठीक है। आगे, विच हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इससे क्या होता है हमारे पर्यावरण पे बैड यानी बुरा इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। एंड द फॉरेस्ट डिसअपियर फॉर एवर, और वन हमेशा के लिए लुप्त हो जाते हैं। यही तो कारण है वनों का कम होने का, तो वन क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। बच्चों आप देखते हो हर कोई लकड़ी कटवाने पे लगा हुआ है नहीं, बेच रहा है लकड़ियों को, कच्चे पेड़ों को कटवा देता है, तो पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है। आप देखते हैं ना गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ये सारे प्रभाव इन चीज़ों से पड़ते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको बच्चों समझ में। चलो आगे देखते हैं बच्चों, रीजन ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि वन विनाश के कारण क्या क्या हैं ये हम जान पाएंगे। तो द मेन कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन इन इंडिया आर एज फॉलो, यानी निम्नलिखित कुछ कारण हैं जो वन विनाश के कारण हैं इंडिया में, यानी कि भारत में। चलो ये देखेंगे एक एक करके। तो पहला है बच्चों फर्स्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या बढ़ने की वजह से, जनसंख्या का बढ़ना। दूसरा है बच्चों एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि कृषि भूमि का विस्तार होना, कृषि भूमि का विस्तार होना। तीसरा है अर्बनाइजेशन, अर्थात शहरीकरण, शहरों का बढ़ना। भाई गांव से लोग जा रहे हैं शहर में जा रहे हैं, वहाँ बसते जा रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ पे शहर बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्थात औद्योगिकरण का बढ़ना, उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगना, ये भी एक प्रभाव है, क्योंकि भाई वन काटे जा रहे हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ बनाई जाएंगी, तो इन चीज़ों से क्या होता है फिर परेशानी बनती है, वनों को काटा जाएगा और क्या किया जाएगा। चलो भाई आगे, माइनिंग अर्थात खदानें मतलब जैसे पर्वत पे जो पहाड़ होते हैं उन पे मतलब खदानें होती हैं, वहाँ पर्वतों को काटा जा रहा है, पत्थर वगैरह वहाँ से ले जाया जा रहा है, तो वहाँ को उनकी सुंदरता भी खत्म होती है। आप अभी अरावली का मामला आप देख ही रहे हैं ना, तुरंत अभी प्रेजेंट का उदाहरण है अरावली का मामला, है ना। तो माइनिंग। आगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे डैम्स, बांध बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं। तो भाई जहाँ रोड्स बनाए जाएंगे, मान लो नए, वहाँ पेड़ आएंगे, तो पेड़ों को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, वहाँ से पेड़ों को काटा जाएगा। बच्चों आगे, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट, और सातवां कारण है लकड़ी एवं अन्य उत्पादों की बढ़ती मांग, क्योंकि लकड़ी की मांग बढ़ रही है, अन्य उत्पादकों की उत्पाद जो है उनकी मांग भी बढ़ रही है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। चलो देर नहीं करते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ जाते हैं हम। चलो, तो हमने कई सारे कारण जाने, अब हम जानेंगे कि वनों की वजह से, वन कटते हैं तो समय समय पर आंदोलन भी होते रहे हैं, विद्रोह भी होते रहे हैं वनों को बचाने के लिए, क्योंकि लोगों को परेशानी भी तो भुगतनी पड़ती है। तो ऐसा ही एक उदाहरण मैंने लिया है इसमें, और जो कि आपकी बुक में भी है, कि एक विद्रोह हुआ था वनों को बचाने के लिए ही, अंग्रेज़ों से बचाने के लिए एक विद्रोह हुआ था बच्चों, जिसका नाम था बस्तर विद्रोह। बस्तर मतलब ये आंदोलन था, एक लोगों ने आंदोलन किया था, बस्तर है बिहार में, ठीक है। क्यों किया था वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे जानने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई जानेंगे, तो जानते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बस्तर विद्रोह हुआ कब था। तो बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में, अर्थात 1910 में ये बस्तर विद्रोह आपका हुआ था, ठीक है बच्चों। और अगर बात करें हम आपसे आगे, तो देखेंगे द बस्तर मूवमेंट ऑल्सो नोन एज द भूमकाल मूवमेंट वाज लेड बाई वीर गुंडाधर, यानी कि जो बस्तर विद्रोह है उसको भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वाज लेड बाई वीर गुंडाधर, इनका नाम था वीर गुंडाधर नाम था, उन्होंने इसका नेतृत्व किया थे, वो इस आंदोलन के नेता थे अगर मैं कहूँ तो आपसे, ठीक है। यह आंदोलन क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे वो हम जानेंगे। तो मेन कॉज अर्थात मुख्य कारण इसके क्या थे। तो सबसे पहले देखेंगे द ब्रिटिश रिजर्व फॉरेस्ट प्रिवेंटिंग ट्रिबल्स फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन हंटिंग एंड कलेक्टिंग, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए कई सारी चीज़ें इन पर क्या किया, अपने तरीके से सीमाएं लगा दी गई। कैसे लगाई दी गई, वनों को आरक्षित कर दिया कि भाई इतना वन आपके लिए है, इतना ये झूम खेती वगैरह शिकारों के लिए इकट्ठा करने से रोका गया, शिकार करते थे लोग उनको रोका गया। प्रोड्यूस एंड फोर्सिंग देम टू डू फ्री लेबर, और उन्हें क्या किया कि भाई फ्री में काम करो, यहाँ पे मुफ्त श्रम करने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। एक तो शिकार करने से रोका गया,
है ना, और खेती करने से रोका गया और मुफ्त श्रम करने के लिए मजबूर किया गया, यानी फ्री में काम करो, ऐसे अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए थे। फ्री में काम करने के लिए मजबूर किया गया लोगों को। तो भाई दिक्कत तो आती, बहुत बड़ी परेशानी बनी। आगे अगला पॉइंट है लैंड रेवेन्यू वाज इंक्रीज, यानी लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जो टैक्स है ज़मीन का वो बढ़ा दिया गया, ज़मीन का जो लगान जाता था उसको बढ़ा दिया गया। एंड अटेम्प्ट वेयर मेड टू डिस्ट्रॉय द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल्स, और आदिवासियों की जीवन शैली और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया, यानी हमारे तरीके से। चलो भाई, तो भाई अब ऐसे आप करोगे, संस्कृति पे प्रहार करोगे, कई सारी चीज़ें होंगी, दबाव में आएंगे लोग, तो भाई परेशानी तो बढ़ने वाली है। तो इसी कारण क्या हुआ, ये आंदोलन हुआ। आंदोलन जब चल गया 1910 में स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको बताया नेता थे वीर गंगाधर। इसमें एक सिंबल रखा गया। सिंबल कैसे रखा गया, जब आंदोलन चल रहा था लोगों को इकट्ठा भी करना था, क्योंकि भाई अंग्रेज़ों की फोर्स भी थी, तो एक सिंबल प्लान किया गया। वो क्या थी देखो, ध्यान से देखेंगे। रेड चिलीज एंड मैंगो ट्विग्स वेयर यूज ए सिंबल टू स्प्रेड द वर्ल्ड अबाउट द मूवमेंट। तो इसमें क्या किया गया, आंदोलन की सूचना फैलाने के लिए लाल मिर्च और आम की टहनियों का प्रयोग किया गया। मैंगो ट्विग्स, ट्विग्स मतलब टहनी का प्रयोग किया गया, अर्थात ये क्या करते थे, मैंगो की टहनी, आम की टहनी और क्या बताया, लाल मिर्च को हाथ में ले जाते थे, तो आगे सामने वाला समझ जाता था कि भाई ये आंदोलन वाले हैं, ठीक है, तो इनके साथ इकट्ठा होना है। तो ऐसे अपना माइंड से काम लिया। चलो आगे देखते हैं बच्चों, ये उम्मीद लग रही है मुझे कि समझ में आ गया होगा इतना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। सिंबल हमने देख लिया, इसके बाद रिजल्ट क्या हुआ इसका, इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या है। ये मूवमेंट चला आपका, ये आंदोलन चला आपका 1912 तक, यानी 1912 तक ये चला। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, उनकी तो पुरानी आदत थी किसी भी आंदोलन को दबाने की। तो क्या हुआ देखते हैं। द ब्रिटिश सप्रेस्ड द मूवमेंट विद मिलिट्री फोर्स बाई 1912, यानी 1912 में उन्होंने क्या, अंग्रेजों ने सैन्य बल से विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, दबा दिया गया कब, 1912 तक, यानी 2 ही साल आंदोलन चला और 1912 तक इसको आंदोलन को दबा दिया सैन्य शक्ति से, यानी सैनिक थे भाई इनके पास। बट दे रिलैक्स्ड देयर फॉरेस्ट पॉलिसी एंड रिड्यूस्ड द रिजर्व एरिया बाई हाफ। लेकिन उन्होंने वन नीति में थोड़ी ढील दी आंदोलन की वजह से, है ना, थोड़ी सी ढील दी और आरक्षित क्षेत्रों को आधा कर दिया, एरिया बाई हाफ, यानी कि कुछ पाबंदियाँ वहाँ से हटा ली गई इनके द्वारा। तो ये थी आपका चैप्टर 4 बच्चों। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ठीक है, फिर यही चैप्टर था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लेना, अपने हिसाब से लाइक वाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए जोड़ रहे हैं, और बेल आइकन को दबा देना ताकि अगली वीडियो मिल जाए। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।